हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का पार्ट है। एक्चुअली कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में हमें दो आर्टिकल्स मिलते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये कहा है कि माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार देता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उन्हें एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं, इनमें कौन कौन लोग आते हैं, ये हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। और पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 29 को भी ऑलरेडी कवर कर लिया था और अब बारी है आर्टिकल 30 की। बट जब हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़ के कल्चरल और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने और उन्हें एडमिनिस्टर करने का राइट दिया जाए। इसके थ्रू माइनॉरिटीज़ जो है वो अपनी लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी माइनॉरिटी एमबीबीएस कॉलेज खोल सकता है और अपने इस इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस के सिलेबस के अलावा वो अपनी लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट या फिर कल्चर को भी करिकुलम का पार्ट बना सकता है। तो इस तरह माइनॉरिटीज़ अपनी लुप्त होते हुई भाषा या कल्चर को बचा सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आर्टिकल 30 राइट्स देता है माइनॉरिटीज़ को कि वो एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी फील्ड में। और जब हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ की, तो इसका मतलब है कि हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों की बात कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन माइनॉरिटीज़ को इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर और इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। इससे रिलेटेड जानकारी हमें मिलती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट्स में, जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी ऑफ मालनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस में दिया था 2007 में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी से एक गवर्निंग बॉडी चूज कर सकता है, जिसका काम होगा इंस्टीट्यूशन को सुचारू रूप से चलाना और मैनेज करना। इसके अलावा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के पास ये भी राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूट के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों को खुद अपॉइंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने कोर्सेज की फ़ीस भी वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। स्टेट इसमें भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए भी अगर वो अलग से कोई टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपनी प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स के ज़रिए कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट मिलता है, तो ये भी अलाउड है। फॉर एग्जांपल, इंस्टीट्यूट जो है वो हॉलीडेज़ में अपने कैंपस को किसी पर्पज़ के लिए रेंट कर सकते हैं। बट आर्टिकल 30 किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एब्सोल्यूट राइट नहीं देता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट मेल एडमिनिस्टर करेगा तो स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। इसी तरह अगर स्टेट को लगे कि इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, तो स्टेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही है कि आर्टिकल 30 का मकसद है समाज में माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ को इक्वल स्टेटस पर लाना। आर्टिकल 30 का मकसद माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी की अपेक्षा ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन पर पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। अब ये जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये 3 तरह के हो सकते हैं। यहाँ इन्हें समझाने के लिए हम इन्हें 3 नाम दे देते हैं, M1, M2 और M3। और इन्हें हमने M1, M2 और M3 में डिस्टिंग्विश किया है बेस्ड ऑन द फैक्टर कि क्या इन इंस्टीट्यूशन को स्टेट से रिकॉग्निशन चाहिए या नहीं, और क्या इन्हें स्टेट से किसी तरह की कोई एड या फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए क्या। तो जिन इंस्टीट्यूट्स को स्टेट से रिकॉग्निशन और स्टेट से एड दोनों चाहिए, उन्हें हम यहाँ पर M1 कह रहे हैं। जिनको सिर्फ रिकॉग्निशन चाहिए, एड नहीं चाहिए, उन्हें हम M2 कह रहे हैं। और जिनको ना रिकॉग्निशन चाहिए और ना ही किसी तरह की एड, वो हमारे लिए है M3। अब आप यहाँ पर गौर करो कि इन तीनों टाइप के इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ ये जो M1 है, इसे ही एड चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब भी स्टेट किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एड प्रोवाइड करता है, तो स्टेट किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। स्टेट को सभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को बराबर एड प्रोवाइड करनी होगी। और जब स्टेट पैसा दे रहा है, तो स्टेट ये भी इंश्योर करेगा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पैसा ले रहा है वो उसका सही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। इससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस भी स्टेट चाहे तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर इम्पोज कर सकता है। अब बात करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस की जिन्हें एड नहीं चाहिए। तो इन इंस्टीट्यूशंस को ये अलाउ किया गया है कि वो कोई भी रैशनल सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू टीचर्स और लेक्चरर्स को रिक्रूट कर सकते हैं।
अब देखते हैं कि इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट्स को स्टेट रेगुलाइज कर सकता है। M1 को रेगुलाइज कर सकता है, M2 को भी रेगुलाइज कर सकता है, बट M3 को रेगुलाइज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि M3 जो है वो स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए M1 और M2 जो है वो CBSE स्कूल्स हैं, तो अगर CBSE का सिलेबस चेंज होता है तो M1 और M2 को अपनी बुक्स और सिलेबस को चेंज करना पड़ेगा, बट M3 को ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। तो सिलेबस, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, डिसिप्लिन, सैनिटाइजेशन, कितने टॉयलेट्स होने चाहिए स्कूल में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ वगैरह से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन स्टेट बना सकता है, जो M1 और M2 के लिए बाइंडिंग होंगे, M3 के लिए नहीं। यानी M3 जो है वो M1 और M2 के कंपैरिजन में अपने इंस्टीट्यूशन के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए ज़्यादा फ्री होंगे। अब देखते हैं कि जनरल लॉज किस किस पर अप्लाई होंगे। जनरल लॉ जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, टैक्स लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशंस एटसेट्रा। तो जनरल लॉज जो हैं वो तो सब पर ही लागू होंगे, चाहे आप रिकॉग्नाइज्ड हो या नहीं, सरकारी एड लेते हो या नहीं, सब पर ये जनरल लॉज लागू होते हैं। तो ये था आर्टिकल 30 और इस तरह हमने सभी फंडामेंटल राइट्स को कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक्स दवा।